नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाईत और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो शपथ की बारी है और तैयारी जोरदार है। जी हां, उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार सरकार बनने जा रही है। बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। नई सरकार बनने के पहले विधायक दल की एक बैठक लोक भवन में 24 मार्च को होगी, जिसमें विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। इस बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर्यवेक्षक और रघुवर दास पर्यवेक्षक के तौर पर कल शाम लखनऊ पहुंच जाएंगे। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद फिर 25 मार्च की शाम अटल बिहारी वाजपेयी इकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में योगी सरकार का भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे इकाना स्टेडियम के परिसर में उतरेंगे, जबकि पहले उनको डायल 112 के हेलीपैड पर उतरना था। जिन लोगों को केंद्र की सुरक्षा उपलब्ध नहीं है, उन्हें लखनऊ पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाएगी। डीजीपी मुकुल गोयल ने इकाना स्टेडियम में सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस प्रबंध का जायजा लिया। डीजीपी ने वहां हेलीपैड का भी निरीक्षण किया है। एलओसी आपको बता दें कि हेलीपैड के निरीक्षण के दौरान यहां पर अधिकारियों को ये निर्देश देते हुए भी नजर आए। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी सरकार को जनता का समर्थन मिला है, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत योगी सरकार के कुल 11 मंत्री चुनाव हार गए। ऐसे में अब बीजेपी आला कमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती योगी 2.0 की टीम यानी कि मंत्रिमंडल तैयार करने की है। अब ऐसे उनकी प्रशासनिक क्षमता को देखते हुए मंत्रिमंडल में रिपोर्ट जनता टीवी। मैं आदित्यनाथ योगी जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रचंड जीत के बाद शपथ ग्रहण की तैयारी में जुटी है और मंत्रिमंडल को सजाने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अब अखिलेश यादव के साथ ही उनके पार्टी से सदस्य आजम खान दिया है। उन्होंने संपन्न हुए सभा चुनाव में दिया था। अब अखिलेश यादव मैनपुरी का चुनाव जीते थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद से ये चर्चा चल रही थी कि अखिलेश यादव विधायकी छोड़ेंगे या लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। माना जा रहा था कि वे करहल सीट से विधायकी छोड़ सकते हैं, लेकिन आज उन्होंने सारी अटकलों को गलत साबित कर दिया है। अब अखिलेश ने अपनी विधायकी बरकरार रखी है और संसद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अखिलेश यादव ने करहल सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को 66,000 मतों के अंतर से हराया था। उनके प्रचार में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव भी मैदान में उतर गए। अब विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था और सपा 100 सीटों का आंकड़ा पार कर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। तो अखिलेश ने लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपना इस्तीफा इन्होंने सौंपा है। आजमगढ़ से सांसद चुने गए थे अखिलेश यादव और विपक्ष की भूमिका निभाने की तैयारी में है अखिलेश यादव। यूपी की सियासत पर अखिलेश यादव फोकस करेंगे और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है सपा इस बार चुनाव में। तो सपा के लिए कहीं ना कहीं सियासी मायने बढ़ जाते हैं कि अगर अखिलेश यादव जो है वो लोकसभा के सदस्य से इस्तीफा देकर विधानसभा में बने रह रहे हैं, यानी कि विधायकी करते नजर आएंगे। तो ओम बिरला को इन्होंने इस्तीफा सौंपा है। आजमगढ़ से सांसद चुने गए थे अखिलेश यादव और विपक्ष की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे अब अखिलेश यादव। अब अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद राजनीतिक गलियारे में भी हलचल बढ़ गई है। बीजेपी प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव ने कहा कि अखिलेश यादव के पास कोई और विकल्प नहीं था, तो सपा नेता ने कहा कि अब यूपी का हिसाब यूपी में ही होगा। श्रीमान अखिलेश जी लोकसभा के भी सदस्य थे आजमगढ़ से और करहल से अभी भी विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। उनके लिए ऑप्शन एक ही था कि वो लोकसभा रिटेन करते या विधानसभा रिटेन करते। उन्होंने लोकसभा से त्यागपत्र दिया
वैसे भी वो लोकसभा उनका बहुत कमी रेयर ही उनकी उपस्थिति लोकसभा में होती थी, और विधानसभा को उन्होंने रिटेन किया है, तो कम से कम अपने क्षेत्र की जनता की आवाज तो विधानसभा में उठाएंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव ने जो आज निर्णय लिया है कि लोकसभा से इस्तीफा देकर आजमगढ़ से और करहल विधानसभा से वो विधायक बने रहेंगे, मैं मेरी पूरी पार्टी के तमाम लाखों की तादाद में नौजवान साथी इस फैसले से बहुत ही उत्साहित हैं और खुश हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सियासत का हिसाब किताब उत्तर प्रदेश सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ ही आजम खान ने भी आज लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। 2022 में करहल विधानसभा सीट से विधायक चुने गए अखिलेश यादव अब विधानसभा में नजर आएंगे। माना यह भी जा रहा है कि वो नेता प्रतिपक्ष भी बन सकते हैं। साथ ही 2024 लोकसभा से पहले संगठन को मजबूत करने की भी कोशिश करेंगे। इसके साथ ही इन लोकसभा सीटों पर उपचुनाव में रामपुर से आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा और आजमगढ़ से रमाकांत यादव या फिर आदिल शेख मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने समर्थन दिया है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इसलिए आज लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा में उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज बनने के लिए, जनता के मुद्दों को सड़क से सदन तक उठाने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बने रहेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। हाल ही में वो करहल विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। 2022 के चुनाव में लोगों ने उनको अपना विधायक चुना और इसके बाद से लगातार चर्चाएं थी कि अखिलेश यादव लोकसभा या विधानसभा में किसको चुनते हैं। फिलहाल जो पुराने नेता हैं या यूं कहें जो जड़ें थी जो समाजवादी पार्टी की, उनका कहना था कि अखिलेश यादव को करहल विधानसभा सीट से विधायक पद पर ही बने रहना चाहिए। फिलहाल आज उस पर मोहर भी लग गई और एक फोटो भी वायरल हुआ जिसमें वो लोकसभा अध्यक्ष को इस्तीफा देते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आजम खान भी इस लाइन में शामिल हैं, उन्होंने भी लोकसभा सीट से इस्तीफा दिया है। आजमगढ़ से सांसद रहे अखिलेश यादव ने एक बड़ी जीत दर्ज की थी। अभी विधानसभा चुनाव में भी 10 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहराया था और माना जा रहा है कि अब इस लोकसभा सीट पर रमाकांत यादव प्रत्याशी बन सकते हैं। वहीं रामपुर की लोकसभा सीट पर आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा भी चुनाव मैदान में नजर आ सकती हैं। फिलहाल आज जिस तरह से अखिलेश यादव ने कड़ा फैसला लिया है और विधानसभा में बने रहने का फैसला लिया है, अब देखना होगा कि जब शपथ ग्रहण होता है उसके बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर नजर आएंगे, उसके सामने अब अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी नजर आ सकते हैं। कैमरा पर्सन राजेश यादव के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। के लिए किए गए नामांकन पत्रों की जांच में समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशियों का नामांकन पत्र रद्द हो गया। इनमें एटा से सपा एमएलसी प्रत्याशी उदयवीर सिंह और मथुरा से राकेश यादव का नामांकन रद्द हुआ है। सपा उम्मीदवारों के नामांकन रद्द होने की वजह से इन दोनों सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार अब निर्विरोध विधान परिषद सदस्य चुने जाएंगे, जिसका आधिकारिक ऐलान 24 मार्च को किया जाएगा। आपको बता दें कि पहले चरण के नामांकन के अंतिम दिन सपा प्रत्याशी का नामांकन पर्चा जो है वो छीन लिया गया था, जिसके बाद आज नामांकन रद्द होने पर भी बवाल हुआ है। आरोप है कि कलेक्ट्रेट के पहुंचने से पहले ही यहां पर सपा प्रत्याशी उदयवीर सिंह और राकेश यादव को वहां पहले से मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घेर लिया और उनके साथ मारपीट की। इस दौरान सपा प्रत्याशियों के कपड़े भी फट गए, साथ ही उनकी गाड़ियों पर तोड़फोड़ की गई है। घटना के बाद कलेक्ट्रेट में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आप देख रहे हैं। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी पर ट्वीट कर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी राज में लोकतंत्र की रक्षा की अपेक्षा करना दिन में तारे ढूंढना जैसा है। यह बाहुबल का घोर निंदनीय रूप है। या तो पर्चा नहीं भरने दिया जाएगा या चुनाव को प्रभावित किया जाएगा या परिणामों को हार का डर ही जनमत को कुचलता है।
तो अखिलेश यादव ने इस पर ट्वीट किया है। दरअसल बीजेपी के 3 एमएलसी जो प्रत्याशी है वो निर्विरोध निर्वाचित होंगे। एटा, मथुरा और लखीमपुर खीरी सीट पर सपा प्रत्याशियों का नामांकन जो है वो निरस्त कर दिया गया। तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एटा से योगेश यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लखनऊ से तौकीर खिदवाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले एटा का रुख कर लेते हैं। योगेश, क्या कुछ माहौल वहां पर देखने को मिला सपा प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त होने के बाद? चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तौकीर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौकीर, एक तरह से देखा जाए तो एटा, मथुरा और लखीमपुर सीट पर सपा प्रत्याशियों का नामांकन निरस्त हुआ है, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी ट्वीट के माध्यम से निशाना साधते हुए नजर आए हैं, बड़े आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगाए हैं। देखिए, विधान परिषद का जब चुनाव शुरू हुआ था तभी से ही अखिलेश यादव लगातार हमलावर थे और उनका कहना था कि चुनाव निष्पक्ष होने की संभावनाएं बहुत कम हैं। फिलहाल उदयवीर की जो तस्वीरें सामने आई हैं, जब वो पर्चा दाखिल करने गए तब उनका पर्चा छीन लिया गया कल, क्योंकि आखिरी दिन था नामांकन का। और उसके बाद आज फिर वो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उनके साथ मारपीट करते हुए दिखाया जा रहा है। एक तरफ लखीमपुर की बात भी की जा रही है कि वहां पर भी पर्चा दाखिल हो गया था, लेकिन नामांकन में त्रुटियां पाई जाने की वजह से वो तो पर्चा कैंसिल हो गया उनका। ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने नामांकन में जो हलफनामा लगाया था उसमें जो वकील ने नोटरी की थी उसकी नोटरी की वैधता ही पहले खत्म हो चुकी थी, इसी वजह से तकनीकी कारण से वहां से ही पर्चा खारिज हुआ है। लेकिन इसको निर्विरोध नहीं कहा जा सकता क्योंकि अन्य लोगों ने वहां पर पर्चा दाखिल किया है। कई ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं जो मैदान में है, तो फिलहाल अभी निर्विरोध तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ाई जरूर आसान हो गई है। चलिए, लेकिन अब क्या ये मानकर चलेंगे हम कि जो बीजेपी और सपा के बीच सीधा मुकाबला है, इस पर हम बात करेंगे आगे तौकीर, लेकिन उससे पहले योगेश है, उससे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। योगेश, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो एटा में किस तरह का माहौल देखने को मिला, क्योंकि नामांकन निरस्त हो गया है सपा प्रत्याशी का? आपको बता दूं, ये मामला क्या है, जब दोनों लोग पहुंचे और आज वो सोचे थे, वहाँ पे बातचीत होने के बाद काफी देर उनकी होने के बाद तब आगे जाने फिर भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग देखी उनको, ताकि वो पकड़ के बातचीत हुई है और देखने जब बात की बात हुई है तो बताया है होने के कारण पर्चे रद्द किए गए थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो आखिर एक बार फिर आपसे समझना चाहेंगे कि अब ये 3 सीट है, एटा, मथुरा और लखीमपुर खीरी, जहां पर चुनावी वर्चस्व भी काफी देखने को मिला था, तो अब किस तरह के समीकरण यहां पर नजर आएंगे? और दूसरी तरफ शपथ ग्रहण की तैयारी है, कैबिनेट का विस्तार भी होना है, अखिलेश की नाराजगी एक तरफ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं विधानसभा से लेकर विधान परिषद तक अपनी पूर्ण बहुमत चाहती है। इसी को चलते ही एमएलसी का चुनाव जो है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक जो संख्या बल है वो समाजवादी पार्टी के पास था। 54 से ज्यादा विधान परिषद के सदस्य समाजवादी पार्टी के विधान परिषद में थे। अब लेकिन जब मौका भारतीय जनता पार्टी के पास है और सत्ता में भी वो है, तो कहीं ना कहीं इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी कि अपने ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को विधान परिषद ही भेजा जाए, ताकि कभी भी किसी तरह के विरोध न झेलना पड़े सदन में। दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे कि तो जिस तरह चुनाव में इस बार धांधली का आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया गया है और ये भी कहा गया कि शासन प्रशासन का भी साथ दिया गया, इसको लेकर लगातार समाजवादी पार्टी का दल कल भी मिलने गया था चुनाव आयोग में और आज फिर एक बार उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। लेकिन कार्रवाई को लेकर उनका कहना है कि विधानसभा के चुनाव जब हो रहे थे तब भी उन्होंने चले, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए आप दोनों का। तो एक तरह से देखा जाए तो अब चुनाव है, विधान परिषद के चुनाव है, उससे पहले इस तरह की तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है। जब सपा प्रत्याशी नामांकन भरने जा रहे थे, नामांकन उनसे छीना गया, ये तस्वीरें भी आप देख रहे थे कुछ देर पहले। चलिए, अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। पुष्कर सिंह धामी कल उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इससे पहले वो आज शहीद स्मारक पहुंचे। राज्य आंदोलनकारियों को याद करते हुए वो शहीद स्मारक पर शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। यहां से वो अंबेडकर नगर स्मारक एवं दीनदयाल स्मारक पहुंचे। राज्य आंदोलन के शहीदों को याद करने शहीद स्थल पहुंचे। सीएम धामी ने यहां पर श्रद्धांजलि देने के बाद सभी लोगों का आभार जताया है। मुख्यमंत्री को बधाई देने वालों का तांता भी यहां पर लगा रहा। अफसर नेता इन्हें शुभकामना देने के लिए पहुंचे थे, बधाई देने के लिए पहुंचे थे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ताजपोशी को लेकर तैयारी लगातार चल रही है। शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शपथ ग्रहण समारोह में किसी तरह की दिक्कत ना आए, इसके लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के दौरान परेड ग्राउंड को 0 जोन में तब्दील कर दिया जाएगा। इसके साथ ही कल होने वाले शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई प्रदेश के मुख्यमंत्री शिरकत कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।